नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2020-21 असाइनमेंट द्वितीय माह अक्टूबर कक्षा 12वीं और विषय हिंदी के प्रश्नों के उत्तर लेके उपस्थित हूँ। आपके सामने असाइनमेंट के प्रश्न दिए गए हैं जिसे आप लोगों को बहुत ही अच्छे से उत्तर को लिखना है। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्व। तो चलिए बच्चों, मैं आप लोगों को हिंदी विषय के असाइनमेंट के प्रश्नों के उत्तर बता देता हूं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो असाइनमेंट का पहला प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू के स्वभाव की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करिए। हमने इसमें 4 विशेषताएं बताई हैं क्योंकि यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, यशोधर पंत गृह मंत्रालय में सेक्शन अफसर हैं। वह पहाड़ से दिल्ली आए थे और यहाँ किशन दा के घर रहे। उनका यशोधर पर क्या असर था, वह निम्नलिखित है। यशोधर के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, भौतिक सुख के विरोधी। यशोधर भौतिक संसाधनों के घोर विरोधी थे। उन्हें घर या दफ्तर में पार्टी करना पसंद नहीं था। वे पैदल चलते थे या साइकिल पर चलते थे। केक काटना, काले बाल करना, मेकअप करना, धन संग्रह करना आदि उन्हें पसंद नहीं था। दूसरी विशेषता थी उनकी परंपरावादी। यशोधर परंपरा का निर्वाह करते थे। उन्हें सामाजिक रिश्ते निभाने में आनंद आता था। वे अपनी बहन को नियमित तौर पर पैसा भेजा करते थे। वे रामलीला आदि का भी आयोजन किया करते थे। यशोधर जी की तीसरी विशेषता थी असंतुष्ट पिता। यशोधर जी एक असंतुष्ट पिता भी थे। अपने बच्चों के विचारों से सहमत नहीं थे। बेटी के पहनावे को वे सही नहीं मानते थे। उन्हें बच्चों की प्रगति से भी ईर्ष्या थी। बेटे उनसे किसी बात में सलाह नहीं लेते थे क्योंकि उन्हें सब कुछ गलत नजर आता था। चौथी विशेषता थी अपरिवर्तनशील। यशोधर बाबू आदर्शों से चिपके रहे। वे समय के अनुसार अपने विचारों में परिवर्तन नहीं ला सके। वे रूढ़िवादी थे। उन्हें बच्चों के नए प्रयासों पर संदेह रहता था। वे सेक्शन अफसर होते हुए भी साइकिल से दफ्तर जाते थे। इसी प्रकार असाइनमेंट का दूसरा प्रश्न है, उषा कविता के उन उपमानों को स्पष्ट करके लिखिए जिनके कारण इस कविता को गांव की सुबह का चित्र कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, कवि ने गांव की सुबह का सुंदर चित्रण करने के लिए गतिशील बिंब योजना की है। भोर के समय आकाश नीले शंख की तरह पवित्र लगता है। उसे राख से लिपे चौके के समान बताया गया है जो सुबह की नमी के कारण गीला लगता है। फिर वह लाल केसर से धोए हुए सिल सा लगता है। कवि दूसरी उपमा स्लेट पर लाल खड़िया मलने से देता है। ये सारे उपमान ग्रामीण परिवेश से संबंधित हैं। आकाश के नीलेपन में जब सूर्य प्रकट होता है तो ऐसा लगता है जैसे नीले जल में किसी युवती का गोरा शरीर झिलमिला रहा है। सूर्य के उदय होते ही उषा का जादू समाप्त हो जाता है। ये सभी दृश्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनमें गतिशीलता पाई जा रही है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, गंगा लोगों के लिए पवित्र है। वह नदी नहीं, माँ के समान पूजी जाती है। अतः पहले गंगा मैया की जय बोला जाता है ताकि उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की जा सके। भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में नदियों को बहुत महत्व दिया गया है। एक नदी मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नदियों के कारण मनुष्य को उपजाऊ भूमि प्राप्त होती है जिससे मनुष्य जाति फलती फूलती है। मनुष्य के दैनिक जीवन में पानी का महत्वपूर्ण स्थान है। उसे पीने से लेकर नहाने तक में पानी की आवश्यकता होती है। पानी के कारण ही वह जीवित रहता है। यह मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के लिए भी अत्यंत आवश्यक तत्व है। इसकी आपूर्ति नदियों से ही होती है। भारत में जो नदियों के इस गुण के कारण उन्हें माता की संज्ञा दी जाती है। माता जिस तरह से बच्चों का लालन पालन करती है, नदी भी वैसे ही मनुष्य का लालन पालन करती है। मनुष्य के मुंडन से लेकर उसकी मृत्यु तक नदी कहीं ना कहीं उसकी माँ के समान उसके साथ रहती है। अतः उसे भारतीय सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेश से अलग करना असंभव है।
अगला प्रश्न है बच्चों, पत्रकारिता के विविध आयामों पर प्रकाश डालते हुए वर्णन करिए। तो सबसे पहले हमें पत्रकारिता का अर्थ जानना जरूरी है। तो पत्रकारिता का आशय है ऐसी सूचनाओं का संकलन एवं संपादन कर आम पाठकों तक पहुंचाना जिसमें अधिक से अधिक लोगों को रुचि हो तथा अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करती हो, पत्रकारिता कहलाती है। देश विदेशों में घटने वाली घटनाओं की सूचनाओं को संकलित एवं संपादित कर समाचार के रूप में पाठकों तक पहुंचाने की क्रिया को ही पत्रकारिता कहा जाता है। पत्रकारिता के विविध आयाम हैं। पहला आयाम है पत्रकारिता, ऐसी सूचनाओं का संकलन एवं संपादन कर आम पाठकों तक पहुंचाना जिनमें अधिक से अधिक लोगों को रुचि हो तथा जो अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करती हो, पत्रकारिता कहलाती है। दूसरा बिंदु है समाचार। समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ता हो। तीसरा बिंदु है समाचार के तत्व। पत्रकारिता की दृष्टि से किसी भी घटना, समस्या व विचार को समाचार का रूप धारण करने के लिए उसमें निम्न तत्वों में अधिकांश या सभी का होना आवश्यक होता है। मतलब समाचार के लिए निम्नलिखित बातों की उसमें समाहित होना अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। और ये बातें हैं नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारी एवं अनोखापन इसमें शामिल होते हैं। डेडलाइन। समाचार माध्यमों के लिए समाचार को कवर करने के लिए एक निर्धारित समय सीमा होती है जिसे डेडलाइन कहा जाता है। पांचवा बिंदु है संपादन। प्रकाशन के लिए प्राप्त समाचार सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करने, पठनीय तथा प्रकाशन योग्य बनाना संपादन कहलाता है। छठवां और अंतिम बिंदु है संपादकीय। संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना या समाचार पर लिखे गए विचारात्मक लेखों को, जिसे संबंधित समाचार की राय भी कहा जाता है, संपादकीय कहते हैं। संपादकीय किसी एक व्यक्ति का विचार या राय न होकर समग्र पत्र समूह की राय होता है, इसलिए संपादकीय में संपादक अथवा लेखक का नाम नहीं लिखा होता है। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काव्यांश है, कविता एक खिलना है और फूलों के बहाने। कविता का खिलना फूल भला क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। पहला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कर लिखिए। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। तो इस पंक्ति का अर्थ है, व्याख्या है, कवि कहता है कि कवि की रचना फूलों के बहाने हो सकती है। फूलों को देखकर कवि का मन प्रफुल्लित रहता है, उसके मन में कविता फूल की भांति विकसित होती है। फूल से कविता में रंग, भाव आदि आते हैं। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। उत्तर, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि फूल के खिलने व मुरझाने की सीमा है, परंतु कविता शाश्वत है, उसका महत्व फूल से अधिक है। अगला प्रश्न है, उपरोक्त पद्यांश का मूल आशय स्पष्ट कीजिए। कवि कहता है कि कविता की रचना फूलों के बहाने हो सकती है। फूलों को देखकर कवि का मन प्रफुल्लित रहता है, उसमें मन में कविता फूल की भांति विकसित होती है। फूल से कविता के रंग, भाव आदि आते हैं, परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानते। फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं, खुशबू फैलाते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। उनकी परिणति निश्चित होती है। वे घर के अंदर बाहर, एक घर से दूसरे घर में अपनी सुगंध फैलाते हैं, परंतु शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त रहती है। इस बात को फूल नहीं समझ पाता। अगला प्रश्न है, बिना मुरझाए बाहर भीतर कौन महकता है, स्पष्ट करिए। इस प्रश्न का उत्तर है, बिना मुरझाए बाहर भीतर कविता महकती है। फूल एक निश्चित समय पर खिलते हैं, उनका जीवन भी निश्चित होता है, परंतु कविता के खिलने का कोई निश्चित समय नहीं होता। उसकी जीवन अवधि असीमित है, वे कभी भी नहीं मुरझाती। उनकी कविताओं की महक सदैव फैलती रहती है। अगला और अंतिम प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश किस पाठ से लिया गया है। पाठ का नाम,
उसके कवि का नाम लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के कविता के बहाने से लिया गया है। इसके रचयिता श्री कुंवर नारायण जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों।